बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है ज्वाला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 32। हम लोग फार्म हाउस पहुंचे। सुरीता ने कहा, अब तुम अंदर जाओ, मैं यहीं से वापस चली जाऊंगी। नाना, मेरे बारे में ये मत पूछो कि मैं कहाँ जाऊंगी और क्यों जाऊंगी। बात यह है कि अब तक बेशुमार चीजें तुम्हारे इल्म में नहीं हैं। ऐसी सूरत में मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहती हूँ। बस समझ लो तुम्हारी तरफ मजबूत करना चाहती हूँ। तुम्हारे खिलाफ कोई बात कभी न जाएगी। ओके ओके, मैंने गर्दन हिला के कहा और रानी सुरीता देवी उसी वक्त कार में वापस चली गई। मैं अंदर पहुंच गया था। जब मैं अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो राजश्री मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई। उसे देखकर मैं चौंक पड़ा। अरे राजश्री, तुम? हाँ, जाहिर है मैं आपकी दासी हूँ महाराज, हमारी ड्यूटी लगी है। मेरी बहन जयश्री किसी काम से गई है। आपकी खातिर मदारत की जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करना होगी। जयश्री कहीं गई है? हाँ। ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? बुखार आ गया था ना तुम्हें? ठीक है, अब ठीक हो गई हूँ। ठीक तो होना था मुझे, जरा देर हो गई। आपके कपड़े रात के पहनने वाले रख दिए। ये बात मुझे मालूम है कि आप खाना खाकर आए हैं, दावत पर गए थे। कहाँ है मेरे कपड़े? वॉशरूम में। अच्छा, कुछ पियेंगे, कॉफी वगैरह? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर कहा ठीक है, कॉफी पिला दो। बाकी मुलाजिम कहाँ है? सब अपनी अपनी आराम गाहों में जा चुके हैं, सिर्फ चौकीदार अपनी ड्यूटी पे है। ओके, कॉफी ले आओ, मैंने वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर लिबास तब्दील करके मैंने टूथब्रश किया। दरवाजे से बाहर निकला तो कॉफी की सूंधी सूंधी खुशबू फिजा में चकरा रही थी और जयश्री बर्तनों के पास मौजूद थे। वाओ, तुम्हारे पास जादू का चिराग है। मेरे पास अपने जीवन का चिराग भी नहीं, जादू का चिराग तो बहुत बड़ी बात है, राजश्री ने उदास लहजे में कहा और मैं निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं राजश्री, तुम अगर जाना चाहो तो जा सकती हो। न जाने क्यों मेरे लहजे में खुशकी पैदा हो गई थी। उसने सहम के मुझे देखा, फिर दोनों हाथ जोड़कर रुंधी हुई आवाज में बोली, नहीं महाराज, माफ कर दीजिए महाराज, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको नाराज करूं। आगे ऐसी बात नहीं कहूंगी। काफी बनाओ, मैंने भारी लहजे में कहा और वो जल्दी से बर्तनों पे झुक गई। मैंने उसकी आंखों में भरे आंसू को देखा। एक लम्हे के लिए वो मुझे काबिल रहम लगी। जाहिर है घर की मुलाजमा थी, उसे बहुत ज्यादा मुंह लगाने का नतीजा मेरे हक में क्या निकल सकता है ये मुझे मालूम था। उसने काफी बनाकर मेरे सामने रखी और एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने काफी की प्याली अपने सामने सिरकाते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है राजश्री, दिल चाहे तो आराम कर सकती हो। मैं तुमसे एक सवाल करूं? जी कुमार, वो बराए हुए अंदाज में बोली। देखो राजश्री, जो कुछ हुआ इसके बारे में तुम्हें भी इल्म है कि मैं कसूरवार नहीं। तुम खुद भी जानती हो कि तुम खुद मेरे पास आई। देखो, बुरा मत मानना, ये बात मैं तस्लीम करता हूँ कि तुम किसी जहनी खिंचान या हकीकी अमल के जरिए यहाँ तक पहुँची थी और तुम यकीन करो मैं भी इसी अमल का शिकार हो गया था। बहरहाल हमारे दरमियान जो ये ताल्लुक कायम हुआ एक तरह से बेमानी है। तुम समझदार लड़की हो और बात को अच्छे से सोच सकती हो। मैं अगर तुमसे अपनी हवस पूरी करता रहूं तो भी तुम्हें कुछ न मिलेगा सिवाय इसके कि अपने आप को खो दोगी। देखो राजश्री, ऐसी अनोखी कहानियां कभी कभी जन्म लेती हैं। किसी राजकुमार ने अपनी किसी दासी की मोहब्बत में गिरफ्तार होके राजपाट ठुकरा दिया। अब एक ऐसी बात कहूँ जो तुम्हारे सामने नहीं कहनी चाहिए। तुम जानती हो कि मैं प्रिंस हरदीप नहीं, मालूम है ना तुम्हें? जी कुमार साहिब। अच्छा बैठो, बैठ जाओ, मैंने कहा और वो जमीन पे बैठ गई। जो कुछ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मुझे उसका जवाब दोगी? जी। इस वक्त भी तुम यहाँ मौजूद थी जब असल प्रिंस हरदीप यहाँ आया था। रानी सुरीता देवी बता चुकी हैं कि तुम तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हो उनके ऐसे वफादारों में से हो जो जान देकर भी उनके खिलाफ कभी जुबान नहीं खोलेंगे। मैंने एक लफ्ज खास तौर से कहा है, तुम उस पर गौर करो। कौन सा लफ्ज? मैंने कहा था कि रानी के खिलाफ जुबान नहीं खोलोगे। बेशक मैं तुमसे रानी के खिलाफ एक लफ्ज बताने के लिए ही कहूँ, लेकिन मेरे और तुम्हारे दरमियान एक नामालूम रिश्ता कायम हो चुका है। इसके तहत तो मैं तुमसे सवाल करता हूँ। आप पूछिए महाराज, कोई खास बात पूछना चाहते हैं हमसे? राजश्री बोली। हाँ, मैंने जवाब दिया। तो पूछिए, हम जो कुछ बता सकते हैं जरूर बताएंगे। क्या प्रिंस हरदीप सेंट लुटिया से यहाँ आया था? आए थे महाराज। कौन था उसके साथ? उसका दोस्त। जिस रात यहाँ उनका कत्ल हुआ तुम लोग कहाँ थे? हम यही होते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाते। वैसे अगर घूमने फिरने का इरादा हो तो रानी साहिबा
हमें पूरी पूरी इजाजत दे देती हैं और हम सैर व तफरीह कराते हैं। रानी साहिबा दिल खोलकर हमें पैसे देती है और हम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। बेशक हम यहाँ दासियाँ हैं, दास हैं, पर हमें सारी सहूलतें हासिल हैं। रानी जी बड़ी अच्छी हैं, हमें यहाँ कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। जब रानी यहाँ नहीं होती तो सिर्फ तुम ही यहाँ होते हो। मेरा मतलब है अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम क्या करती हो? हम लोग कुछ नहीं करते, परलोकनाथ जी खुद ही हमारा ख्याल रखते हैं। परलोकनाथ? हाँ, ये कौन है? आप उनसे नहीं मिले? नहीं। हाय राम, रानी सुरीता देवी ने आपको उनके बारे में नहीं बताया? नहीं। अरे अब क्या होगा, हमारे मुंह से ये नाम निकल गया, अब आप उनके बारे में जरूर जानते होंगे। राजश्री, तो मुझे मौका दे रही हो कि तुम्हारे सिलसिले में मैं अपने आप को बेगुनाह समझूं। तो मेरी इस कदर कुर्बत हासिल करने के बावजूद मुझे कोई अहमियत नहीं दे रही। यानी अगर कोई चीज मेरे काम आ सकती है तो मुझे उसके बारे में नहीं बता रही। राजश्री ने आंखें उठा के मुझे देखा, फिर बोली, और कितना साफ साफ कहूँ कि तुम हमें जूते की नोक पर मारते हो। तुमने खुल के कह दिया कि तारीख में ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं कि किसी राजकुमार ने अपनी किसी दासी को अपना जीवन साथी बनाया हो। खैर, ये बात तो हम ख्वाब में भी नहीं सोचते कि कभी किसी लम्हे हम तुम्हारे जीवन साथी बन सकेंगे, पर इतना अधिकार तो हमें दो कि हम अपने मालिक की वफादारी निभा सके। क्या मिलेगा हमें सब कुछ बता के? दासी हैं, दासी रहेंगी। फिर क्यों बताएं हम तुम्हें ऐसी बातें जिनके तरफ से हमारी रानी जी मना करें? उसके लहजे में किस कदर तलखी आ गई। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मत बताओ, और कोई सवाल करूं या फिर खामोश हो जाऊं? परलोकनाथ जी रानी साहिबा की मैनेजर हैं, बस इसी समय यहाँ आते हैं जब रानी साहिबा उन्हें बुलाती हैं। कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, मुस्तकिल कयाम लंदन में है या लंदन से बाहर, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। जवान आदमी है, मतलब ये कि 40 साल के होंगे, लंबे तरंगे, नरम बोलते हैं, मगर चेहरे से इंतहाई खतरनाक लगते हैं। और कुछ? वो तलही से बोली, हरदीप सिंह के साथ जो आदमी यहाँ आया था, क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि वही यहाँ कत्ल हुआ? हाँ। बाद में जब रानी साहिबा ने उसका असल चेहरा देखा तो यही पता चला कि वो हरदीप सिंह नहीं। उसके चेहरे पे हरदीप सिंह का मेकअप किसने किया था? मैंने नहीं किया, राजश्री ने कहा और हंस पड़ी। मैं पूछ रहा हूँ कि किसने किया? अब ये बता दो, जिस रात हरदीप सिंह का दोस्त यहाँ कत्ल हुआ और हरदीप सिंह गायब हुआ, परलोकनाथ जी यहाँ आए थे? पता नहीं, राजश्री खुश्क लहजे में बोली। तुमने अपना अंदाज बदल लिया, इसका मतलब है कि अब तुमसे कोई सवाल करना बेकार है। ओके, सॉरी राजश्री, तुम्हें इतनी तकलीफ देकर मुझे अफसोस हुआ। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, परलोकनाथ जी के बारे में मैं जुबान नहीं खोलूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। उसने गुस्से वाली नजर मुझ पे डाली और उसके बाद बोली, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? जाना चाहो तो जा सकती हो। वो एक झटके से उठी और बाहर निकल गई। मैं उसे दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखता रहा। फिर मैंने अपने अंदर पैदा होने वाले गुस्से की इस लहर को खत्म किया जो उसके इस्ताहा जाने से पैदा हुई थी। ठीक थी, अपनी जगह गलत न थी, बहरहाल औरत थी और फाकशा न थी। कभी कभी इंसान कुछ मांगे बगैर किसी का मकरूस हो जाता है। कर्ज देने वाला तो यही सोचेगा कि उसके सामने इसका मकरूस बैठा हुआ है, या अगर ये बात मैं गलत सोच रहा हूँ या गलत अल्फाज दे रहा हूँ तो यूँ कहना चाहिए कि कुछ ऐसे अमल करते हैं जो खामखा कुछ राब्ते पैदा कर देते हैं और फिर उन राब्तों की अदायगी भी करना होती है। मैंने उसकी पज़िराई नहीं की थी। ये मैं अच्छे से जानता था कि अगर मैं उसकी जानिब दोनों हाथ फैलाता तो वो किसी दरख्त से टूटे हुए पक्के फल की तरह मेरे बाजू में आ गिरती। बहरहाल कुछ भी था, बेचारी औरत थी। अलबत्ता अब मैं एक नया नाम उसके जरिए मेरे सामने आया था और वो ये था, परलोकनाथ। रानी के लिए असल में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जो उसे नागवार गुजर जाए। फिलहाल तो वो मेरे लिए तहफ़्फ़ुज़ का एक बेहतरीन जरिया बन गई थी, क्योंकि अब बाकी लोग तारीकी में जा सोए थे। यानी वो जो मेरे साथ यहाँ तक आए थे, मेरा उनसे हर तरह का राब्ता ख़त्म हो गया था। चुनाचे मार्क गैरोन से मेरा कोई राब्ता दोबारा कायम नहीं हुआ। वैसे भी वो मफरूर थे और पता नहीं उनका क्या बैकग्राउंड हो। रानी को अपनी मुट्ठी में रखना जरूरी था। उसके साथ यहाँ लंदन से भी निकल जाना जरूरी था, क्योंकि किसी भी लम्हे कोई मुसीबत आ सकती थी। रानी ने ये वादा किया था कि हिंदुस्तान जाकर वो मेरी भरपूर हिफाजत करेगी और मुझे किसी भी मुश्किल में पड़ने न देगी। वरना अब मैं यूँ भी कर सकता था कि अब रानी के बारे में हिल्टन से मालूमात हासिल कर सकता था कि रातों को वो हिल्टन में अपने कमरे में होती या कहीं और ये शख्स परलोकनाथ सारी बातें पुरअसरार थी। रानी से दूसरे दिन मुलाकात हुई, बड़ी खुश नजर आ रही थी। मेरे साथ बैठकर बेतुकल्फी से बोली, सुना है हकान, राना तो तुम पे लट्टू हो गया है। वो इतना खुश है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती।
वो कह रहा था कि शान और शौकत उसकी कमजोरी है और वो खूबसूरत और शानदार लोगों से बहुत मुतासिर होता है। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि प्रिंस हरदीप को उसने बहुत छोटी उम्र में देखा था। कहने लगा कि प्रिंस इतना शानदार निकलेगा, ये तो मैंने सोचा ना था। ये भी बताया उसने कि रूपालिया भी बहुत खुश है। उसने फौरन अपने दिल की बात कह दी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तुम्हारी मंगनी उससे कर दी जाए। मेरा ख्याल है मैं ये काम करना चाहिए। आप उसे मुनासिब समझती हैं? माई सान, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद तो यही है। ठीक है, मैं आपके मकसद में अपने भरपूर ताउन का वादा कर चुका हूँ और आपका रद्द अमल भी ठीक ही है। आपने मेरी भरपूर मदद की, मेरे सारे मसाइल आपके सामने हैं। जाहिर है मुझे इस वक्त आपकी मदद की सख्त जरूरत है। ऐसे आलम में तो आप जो चाहें मैं वही करूँगा। रानी मुझे चौंक कर देखने लगी, फिर बोली, अरे अरे, तुम्हारे ये अल्फाज तो कुछ और जाहिर कर रहे हैं। मुझे मकसद समझ नहीं आया। मुझसे गलती हो गई या तुम्हारी इस सोच में कोई तब्दीली पैदा हुई है? नहीं, ये बात नहीं, बस ऐसे ही। असल में इंसान जब किसी को अपना खत्मी महवर पाता है तो इस बात का ख्वाहिशमंद होता है कि उसे एक करीबी मुकाम दिया जाए, हर बात से उसे आगाह रखा जाए। आपको पता है कि मैं इससे महरूम हूँ। मुझे अभी तक ये भी मालूम नहीं कि रूपालिया से मंगनी आपके किस काम आ सकती है। आप यकीन करें, अगर मुझे ये मालूम होता तो मुझे अपना ये फर्ज सर अंजाम देकर बड़ी खुशी होती। मैंने रानी के चेहरे पे नजर डाली तो मुझे एहसास हुआ कि उसके चेहरे के उजलात कुछ सर्द हो गए हैं। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे अपनी मजबूरियों का तज़किरा कर चुकी हूँ। सॉरी जान, अभी मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। बोलो, मेरी हिदायत पर अमल करने के लिए तैयार हो या नहीं? अरे, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। आपके लहजे से नाराजगी टपक रही है। ये बेहतर नहीं मेरे लिए और आपके लिए भी। मैंने अपने इन जुमलों में रानी की खुश्क मिजाजी का जवाब दे दिया था। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर ठंडी सांस लेकर अपनी जगह से उठते हुए बोली, तुमसे दोबारा बात करूंगी। पता नहीं क्यों हमारी मुलाकात की लम्हात कुछ खुश्क से हो गए हैं। ये कहकर वो उठी और बाहर चली गई। फिर मुझे रूपालिया का फोन आया। रानी ने उसके बाद कोई बात न की, बल्कि उसका रवैया मेरे साथ पहला जैसा हो गया था। रूपालिया की आवाज फोन पे सुनाई दी। प्रिंस हरदीप सिंह। हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप? मैं रूपालिया हूँ। हेलो रूपालिया, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। मिलेंगे नहीं आप मुझसे? क्यों नहीं, बताइए कब फुर्सत है आपको? हर वक्त फुर्सत है आपसे मुलाकात के लिए। पिताजी कह रहे थे कि क्या बात है, हरदीप सिंह दोबारा नहीं आए? रूपालिया जी, मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको फोन करूंगा, उसके बाद राब्ता तय कर लेंगे। जी नहीं, फोन नहीं करेंगे, बल्कि आप यहीं आ जाएंगे। आपको इतला देकर आऊंगा। चलिए ठीक है, रूपालिया ने कहा। मेरे सहन में खुद भी ये सवाल था कि रूपालिया से तन्हाई में मुलाकात करूं और जायजा लेने की कोशिश करूं कि वो रूपालिया है या फिर कलाडिया। बड़ी अजीब ममासलत थी। कलाडिया भी एक अंग्रेज माँ की बेटी थी और एक मुसलमान बाप की, जबकि रूपालिया भी अंग्रेज माँ की बेटी थी और एक हिंदू बाप की बेटी। बकूल सबके, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार न था कि वो रूपालिया है। कलकत्ते में कर्नल सगीर से हमारे जिस कदर भी ताल्लुकात रहे, उनसे ये बात जाहिर होती थी कि कलाडिया एक पुरअसरार किरदार है। कितनी ही बार वो मुझे मुख्तलिफ अंदाज में मिली, मगर उसका ये नया रूप मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। बहरहाल फोन बंद करने के बाद मैंने राजश्री को बुला के रानी सुरेता के बारे में पूछा। अपने कमरे में है वो, राजश्री ने जवाब दिया और मैं कमरे में पहुंच गया। आओ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम मुझसे नाराज हो। हालांकि मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात तो नहीं हुई हमारे दरमियान। आप इस ख्याल को दिल से निकालें। आप क्यों सोच रही हैं कि मैं आपसे नाराज हूँ? प्लीज, होना भी नहीं। रूपालिया का फोन आया था थोड़ी देर पहले। अच्छा, हैरियत मुझसे मिलना चाहती है तो मिलो, बल्कि तुम्हें जाना चाहिए। मैं तो तुमसे कह दिया है कि अब हमें इस रोशनी में अमल करना है। तुम मिल लो रूपालिया से। इस वक्त मैं इसलिए आपके पास हाजिर हुआ था। नहीं, जाओ प्लीज, और सुनो, जरा होशियार रहिए। हालांकि वो बड़ी सादा सी लड़की है, मुझे उसके बारे में मालूमात हासिल हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी एहतियात हमेशा फायदेमंद साबित होती है। आप इत्मीनान रखें, मुझे इत्मीनान है। अब ऐसी बात भी नहीं कि मुझे तुम पे इत्मीनान ना हो। रानी सुरेता ने कहा। मैं वापस अपने कमरे में आया और थोड़ी तैयारियां करने के बाद बाहर निकल आया। बाहर आया तो कार तैयार थी। रानी ने ड्राइवर को हिदायत कर दी। मैं खुद भी यही चाहता था। अभी खुद बहुत ज्यादा जहानत का मुजाहिरा नहीं करना चाहता था। किसी न किसी का साथ जरूरी था। रानी ने ड्राइवर को शायद ये भी बताया कि मुझे कहाँ जाना है। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। मैं खामोशी से बैठा बाहर के मनाजिर देखता रहा। आखिरकार गाड़ी रूपालिया के खूबसूरत मकान के सामने रुक गई। मैं ड्राइवर से मजीद कुछ कहे बगैर अंदर दाखिल हुआ। जाहिर है उसे तमाम तर हिदायत रानी सुरेता ने ही दे दी थी। रूपालिया मेरा इंतजार कर रही थी। एक खूबसूरत लिबास में वो बेइंतहा हसीन लग रही थी, लेकिन एक बार फिर उसने मुझे हैरत में डाल दिया। इस वक्त जो लिबास वो पहने हुए थी, मैंने उसे बिल्कुल इसी लिबास में सिकंदरिया में देखा था।
उस वक्त जब वो मुझे इंतहाई मुश्किल हालात में मिली थी, बिल्कुल यही लिबास उसके बदन पे था। एक बार फिर मेरे जहन में सारे शुबहात ताज़ा हो गए कि वो रूपालिया नहीं कलाडिया है, 100%। लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि ये चक्कर क्या है। इसके अलावा और कुछ कह नहीं सकता था कि ये चक्कर मेरी जिंदगी का वही पुरअसरार चक्कर है जिसने मुझे मुस्तकिल तौर पे चक्कर में डाल रखा है। देखें ये चक्कर कब तक चलता है। रूपालिया ने खुशदिली से मेरा इस्तकबाल किया। आप लिबास के मामले में बड़ी खुशजौक है। मेरी तमाम दोस्त लड़कियां आपके लिबास की तारीफ कर रही थी। शुक्रिया कलाडिया। क्या नाम लिया आपने मेरा? रूपालिया। रूपालिया तो नहीं कहा था आपने मुझे, शायद, बल्कि आपने यही नाम लिया था। वजह पूछ सकती हूँ? वजह पूछेंगी या क्या, या मुझे दाद देंगी अपने आप को कलाडिया कहने पे? वो मुस्कुरा बोली। चलें इसी बात पे सही, क्या आपको ये नाम बहुत ज्यादा पसंद है? ऐसा ही समझे, मगर मेरा नाम तो रूपालिया है। हाँ हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, आए ना, अंदर आए। पिताजी भी कह रहे थे कि क्या बात है, शायद प्रिंस तुमसे मुतासर नहीं हुए, वरना मिलने जरूर आते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहाँ है अंकल जसपाल? इस वक्त तो नहीं, कहीं गए हुए हैं। आइए। वो मुझे लेकर एक खूबसूरत से गोशे में पहुंच गई। कैसे बुलाया आपने मुझे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आप आए नहीं, मैंने सोचा कि आपको याद दिलाऊं कि हमारी मुलाकात हुई है और लंदन में आप हमारे मेहमान हैं। शुक्रिया। पिताजी ने मुझसे ये भी कहा कि अगर चाहें तो मैं आपको लंदन घुमाऊं। वैसे सेंट लूसिया कैसी जगह है? मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल मालूमात नहीं। बड़ी उम्दा जगह है, एक सादा सी जिंदगी है वहाँ। आपको सादा जिंदगी पसंद है और आपको मुझे भी पसंद है। आप ये बताएं, आपने कौन कौन से ममालिक देखे हैं? बहुत कम, यूं समझे ना देखने के बराबर देखे हैं। असल में आपको हमारे बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम। इस बात का आपको तो पता है कि मेरी माताजी अंग्रेज थी। हाँ बिल्कुल मुझे पता है। पिताजी के खानदान वालों का ये ख्याल था कि उन्होंने एक अंग्रेज औरत से शादी करके अच्छा नहीं किया। खानदान की मान मर्यादाएं खत्म कर दी हैं। हालांकि पिताजी ने उन्हें समझाया कि उनकी धर्म पत्नी मुख्तलिफ मिजाज की है, मगर किसी ने मानकर नहीं दिया। पिताजी ने माताजी को ये बात बताई तो माताजी ने कहा कि वो चिंता ना करें। एक दिन राजा जसपाल के परिवार को इस बात का यकीन हो जाएगा कि बुराई किसी इंसान की नस्ल में नहीं होती, बल्कि उसकी जात में होती है। माताजी ने उसके बाद सारे तौर तरीके वही अपनाए जो पिताजी के परिवार के थे। आप देख लीजिए, मैं एक अंग्रेज औरत की बेटी होने के बावजूद आज भी अपने बाप को पिताजी कहती हूँ और मुझे हिंदी भी बड़ी अच्छी आती है। हाँ ये तो है। फिर मैंने उसे देखकर किसी कदर चिपते हुए लहजे में कहा, सिकंदरिया देखा है आपने? नहीं, मैं मिस्र कभी नहीं की। सोच लीजिए, मैंने दोबारा कहा। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे उसके अंदाज में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई हो, एक चोर की सी कैफियत। लेकिन एक लम्हे के अंदर उसने अपने आप को संभाला और बोली, मैं सिकंदरिया कभी नहीं गई, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे मेरा ख्याल है सिकंदरिया के नाम से आपके चेहरे पर एक अजीब सा रंग आके गुजर गया। पता नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। छोड़िए इन बातों को और सुनाइए, मुझे बुलाने की कोई खास वजह थी? नहीं, बस आपसे मुलाकात नहीं हुई। माफ करें, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। जरूर पूछें। आपको पता है कि हमारे बड़े हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो आप खुश हैं इस बात पे? अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ तो पहले सवाल का जवाब दिया जाता है। अगर आप मुझसे यही सवाल करना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ हाँ, मैं खुश हूँ। हिंदुस्तान देखा है आपने कई बार। हमारा पूरा परिवार चंडीगढ़ में है। एक बात बताएंगी आप? हाँ पूछिए। ये परलोकनाथ जी आपके क्या लगते हैं? परलोकनाथ? हाँ, ऐसे ही पूछ लिया मैंने। मेरा ख्याल है मैं तो किसी परलोकनाथ को नहीं जानती, मगर आपको ये नाम किसने बताया और कौन है ये? बस ऐसे ही टेलीफोन आया था जिसमें किसी परलोकनाथ ने मुझे मुखातिब करके कहा कि वो रूपालिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिर कुछ बताया उन्होंने मेरे बारे में। नहीं, फिर फौरन ही फोन बंद किया। मेरा ख्याल है किसी ने मजाक किया होगा। पता नहीं, मैं नहीं जानती, रूपालिया ने कहा। फिर उसने मेरी काफी खातर मिदारत की। मैं अब भी उसकी तरफ से मशकूक था। बज़ाहिर वो बड़ी मासूम और सादा सी लड़की थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे कभी कभी उसके चेहरे पर एक मानी हेज कैफियत नजर आती थी। उस कैफियत ने मुझे पागल बना रखा था। मेरी समझ में नहीं आता था कि क्या फैसला करूं। उसके बेडरूम में खूबसूरत सी तस्वीर एक हसीन फ्रेम में लगी हुई थी। खासी बड़ी तस्वीर थी। मैं उस पर गौर करने लगा। मैंने उसे देखते हुए कहा, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है ये रूपालिया जी। हाँ, मुझे भी ये पसंद है। न जाने क्यों मेरा ये दिल चाहता है कि मैं आपसे ये मांग लूं। वो हंस पड़ी, फिर बोली, तो क्या होगा, मांग लें। देंगी आप? मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वो जैसे कुछ और कहना चाहती थी मगर खामोश हो गई। काफी देर तक हम दोनों साथ रहे। फिर मैंने कहा, तो फिर क्या इरादा है? हमारे साथ बाहर चलिए ना। ठीक है, चलें, जहाँ आपका दिल चाहे। रूपालिया खुश हो गई।
मेरी कार बाहर मौजूद थी। मैंने उसे पेशकश की कि वो मेरे साथ चले और फिर हम दोनों लंदन की सैर को चल दिए। मैंने काफी बार रुपालिया पे तवज्जो दी, खुद ही इस शर्मिंदगी का शिकार हुआ कि बिला वजह बेचारी पे शक कर रहा हूँ। वो एक सादा सी मासूम लड़की है, उसकी बातों में 100% बचपन था। लगता ही नहीं था कि वो क्लाडिया है, लेकिन चेहरे के नकूश को क्या करता जो बार बार मुझे शुबे का शिकार कर देते थे। फिर मैंने दिल में सोचा कि बिला वजह अपना दिमाग खपा रहा हूँ। अगर वो क्लाडिया भी है तो पता चल जाएगा कि खुद को रुपालिया क्यों बनाया है। उसने और खुद उसने बनाया या फिर कोई और है जिसने इसकी शख्सियत को मशकूक कर दिया। बहरहाल कुछ न कुछ तो था। ये बात किसी न किसी शक्ल में आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगी। रुपालिया बेहद खुश थी। फिर काफी वक्त हुआ। मैंने उससे कहा, क्या कहती हैं अब आप? जाना तो है, और वैसे भी हमारे बारे में किसी को नहीं पता कि हम लोग कहाँ हैं। पिताजी कहीं मेरे लिए परेशान ना हो जाएं। क्या आपने अंदर मौजूद लोगों को ये बात नहीं बताई कि आप मेरे साथ जा रही हैं? नहीं नहीं, सबको पता है, देखा था उन्होंने, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, फिर परेशानी की क्या बात? क्या आप मेरे साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहते हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। जाहिर है मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि राणा साहिब हमारे किसी अमल से परेशान हो। मेरे पिता जरा मुख्तार किस्म के आदमी हैं, वरना और तो कोई ऐसी बात नहीं। मैंने उसे उसकी कोठी पे जोड़ा तो वो बोली, आइए, हो सकता है पिताजी आ गई हूँ। एक लम्हे को सोचकर मैं उसके साथ अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर पहुँच के पता चला कि राणा साहिब गायब हैं और इस वक्त वो घर पे मौजूद नहीं। वो बोली, चलिए, अच्छा हुआ पिताजी मौजूद नहीं। मैं चलने लगा तो वो बोली, जो तस्वीर आपने मांगी। मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे ना देना चाहती हो। आप ऐसी बातें ना करें आप, भला मेरी मजाल कि आपको किसी चीज के लिए मना करूं, और फिर मेरी तस्वीर है, अच्छा है ना, आपके मन में रहेगी। सिर्फ तस्वीर? मैंने वो जुमला पूरा किया जो वो सुनना चाहती थी। उसके चेहरे पे शर्म के आसान नमूदार हुए। फिर उसने कहा, मैं तस्वीर ला के देती हूँ। तस्वीर उसने मेरे हवाले की। मैं उसे लेकर चल पड़ा। असल में उस तस्वीर के नकूश पे गौर करना चाहता था। देखूं तो सही के चेहरे पे क्या तासुरात हैं। रुपालिया अपने आप को कितना छुपाना जानती है। फिर उसने खुद को छुपाया या फिर ये मेरी गलतफहमी है। बहरहाल कुछ देर के बाद मैं वापस आया तो तस्वीर मैंने अपने बेडरूम के कागज पे सजाई। लिबास तब्दील करने बैठा। मामूल के मुताबिक रानी सुरेता उस वक्त भी मौजूद नहीं थी। जहन में मुख्तलिफ गुत्थियां उलझती रहती थी। अब ये नया नाम परलोकनाथ मेरे में आया। पता नहीं ये परलोकनाथ कौन है और क्या चाहता है। मेरा मतलब है कि रानी से इसका क्या ताल्लुक है। सबसे बड़ी बात ये थी कि रानी ने अभी तक इस नाम से गुरेज क्यों किया है, मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया। रुपालिया इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी नजरें रुपालिया की तस्वीर पे पड़ी। बड़ी जानदार तस्वीर थी। इसमें इसके चेहरे का हर नक्श नुमाया था, लेकिन एक एक नक्श चीख चीख कर कह रहा था कि रुपालिया ही क्लाडिया है। और ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्लाडिया ने ये रूप क्यों इख्तियार किया। कर्नल की बेटी और यहाँ हिंदू लड़की जो राणा जसपाल सिंह की बेटी थी, उनके दरमियान क्या राब्ता है। दुनिया में एक जैसे चेहरे वाले इंसान बेशुमार हुआ करते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा यकसानियत के इंसान यकीन की मंजिल से निकल जाए। पता नहीं इतनी यकसानियत होती है या फिर ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। काफी देर तक ये ख्यालात जहन को जाते रहे और आखिरकार मैंने उन्हें दिमाग से झटक दिया। हाँ खुद पे दीवानगी सवार करने वाली बात थी जो होनी नहीं चाहिए थी। तमाम मामूलात से फरागत हासिल करके आराम करने लेट गया। दिली आरजू थी कि गहरी नींद आ जाए, लेकिन न जाने कितनी देर गुजरी। पलकों की स्कनूदगी को कि दरवाजा खुला। उसके बाद राजश्री आए। उसकी आंखें बंद थी। चेहरे पे कुछ इस तरह के तासुरात थे जैसे वो गहरी नींद हो, लेकिन उसके चलने का अंदाज बिल्कुल ठीक था। मैं ताजुब बड़ी नजरों से उसे देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई वो मेरे करीब आई, मेरे पैरों के नजदीक बैठी। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाए, मेरा एक पाँव अपने हाथों की गिरफ्त में लिया। फिर उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता झुका। उससे मेरे पाँव का अंगूठा चूम लिया। कैफो सरूर की एक अजीब सी लहर मेरे सारे वजूद में सुरायत कर गई। एक अजीब सा एहसास दिल में पैदा हो गया। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे अपने आप में समो लूं। जहन बुरी तरह उसकी इस हरकत से मुतासिर हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी जगह से उठकर बैठा। कैफो सरूर का एक अनोखा एहसास दिल को मुट्ठी में जकड़े ले रहा था। अचानक मेरी नजर क्लाडिया की उस तस्वीर पे पड़ी। मुझे ऐसे लगा जैसे उसके नकूश बदल गए हों। क्लाडिया की आंखों की पतलियां गर्दिश कर रही थी। उन आंखों में कहरो गजब की बिजलियां कूद रही थी। मैं पूरी दावे और एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि क्लाडिया की ये तस्वीर उस वक्त मुतहरिक थी। उसके चेहरे पे गुस्से के आसार नमूदार होते जा रहे थे। मैं एक झटके से संभला। क्लाडिया की तस्वीर का ये अंदाज मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने राजश्री पर से नजरें हटाई, क्लाडिया की तस्वीर की तरफ देखा। तभी एक नामानूस आवाज मेरे कानों में उभरी, यही तो सब कुछ है, यही तो गलतियां हैं। मंजिल तक पहुंचते हो, उसके बाद एक झटके से दूर जा पड़ते हो।
अभी तक नहीं सोचा तुमने इस बारे में। बार बार तुम्हें मना किया गया कि खुद को अश्क भावनाओं में मत डालो, लेकिन लगता है ये अश्क भावनाएं तुम्हारे खून का विरसा है। यहीं से तो तुम्हें बचना है। अगर ये खून का विरसा भी है तो तुम्हें इस जाल से निकलना है। इस जाल में फंसे रहोगे तो जीवन भर अपनी मंजिल को नहीं पाओगे। आवाजें बदल रही थी। कहीं ये आवाज एकदम से तब्दील होकर वरदान सधानी की आवाज बन जाती थी। कभी एक अजनबी नस्वानी आवाज जो नाकाबिले फहम थी, जो वाकई समझ में नहीं आती थी। मैं परेशान हुआ। अब ये आवाज मेरे जहन पे हावी हो गई थी, जो मुझे राजश्री की कुर्बत से रोकना चाहती थी। मैंने एक झटके के साथ राजश्री को अपने आप से दूर किया, अपना पाँव पीछे खींच लिया। राजश्री चौंक पड़ी। मैंने उसे आवाज दी, राजश्री। वो चौंक कर ऐसी आंखें फाड़ने लगी जैसे नींद से जाग गई हो। क्यों आई हो यहाँ? मैंने कहा और वो चारों तरफ देखने लगी। फिर उसके मुंह से एक सिसकी निकली। उसने मेरे कमरे को देखा और बोली, हाय राम, मैं यहाँ कैसे आई? राजश्री, मैं अब ये नहीं कहूँगा कि तुम जानबूझकर नाटक कर रही हो, लेकिन मेरी जगह कोई भी होगा सोचेगा यही जो मैं सोचूंगा। बेहतर है तुम खुद ही अपने आप को संभालो। ऐसे रास्ते पे चलने से गुरेज करो जो बाद में तुम्हें बीमार डाल दे। तुम एक बार फिर यहाँ आई हो। देखो, मैं इंसान हूँ, लम्हों में भटक जाने वाला इंसान। मैं अपने आप को किसी भी शक्ल में एक ऐसा इंसान नहीं कह सकता जो पोतर हो, जो बहुत ज्यादा पाक बंदा हो। जाओ अपने कमरे में वापस आओ, वरना कल फिर बुखार में मुब्तला हो जाओगे। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम मेरी मंजिल नहीं। ना मैं कोई ऐसी मिसाल कायम करना चाहता हूँ और न कर सकता हूँ जिसमें किसी को अपने करीब ले आया जाए। राजश्री के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी फैल गई। फिर वो मरे मरे कदमों से बाहर निकली। मैंने एक डरी नजर रूपालिया की तस्वीर पे डाली। तस्वीर मुझे मुस्कुराती नजर आई थी। हकीकतन ये तस्वीर उस अंदाज में मुस्कुराती हुई नहीं थी। उसके चेहरे पे एक शगुफ्ती बेशक थी, लेकिन अब जो कुछ मुझे नजर आ रहा था वो पहले से बहुत मुख्तलिफ था। मैंने एक अजीबो गरीब अंदाज में होश संभाला। मेरे माजी की कहानी बड़ी ही हैरान कुन थी। सच्ची बात यह है कि अगर कभी अपने माजी पे नजर डाल दी जाती तो एक पुरअसरार किस्सा तैयार हो जाता था। मेरी पैदाइशी पुरअसरार हालात में हुई थी। ये एक अलग बात है कि वालिद साहिब जरा मुख्तलिफ अंदाज के आदमी थे। हमदान जमशेदी की जिंदगी सैरो शिकार में गुजरी और जब उन्हें बीवी मिली तो उन्होंने उसे अपना शिकार साथी बना लिया। चूँकि खास किस्म के जमींदार थे जिनका मिजाज जरा मुख्तलिफ और अलग होता है, चुनाचे उन्होंने किसी एक मरकज पे कनात नहीं की, बल्कि मरकज निगाह बदलते रहे। लेकिन मेरी वालदा का जो मुकाम था वो अलग रहा और शायद उन्हें कभी वालिद साहिब से शिकायत ना हुई कि वो उनकी अदम तवज्जो का शिकार रही हूँ। यही वजह थी कि मैं भी शिकार के दौरान इस दुनिया में नमूदार हुआ, लेकिन ये कोई पुरअसरार बात नहीं थी। फिर वालिद साहिब ने मुझे अपनी लाइन पे लगा लिया। उनके सैरो शिकार की जिंदगी में भी कोई ऐसी अनोखी वारदात नहीं हुई जिसकी वजह से पुरअसरार कुव्वतें मेरा पीछा करें। बस आगाज वहीं से हुआ था जब मैं बिल्कुल इत्फाकिया तौर पे शिवजी के मंदिर में पहुंचा और धर्मशाला में देव स्थान में बुद्धा के मुजस्मे की गोद में जा बैठा। पता नहीं वक्त की कौन सी धार वहीं से बिगड़ गई। हालात ने मुझे झकड़ लिया, जिनमें वरदान सधानी, सेवक संदोती, माशरा और न जाने कैसे कैसे अनोखे नाम शामिल हो गए। दुनिया में बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। फिर उसके बाद पुरअसरार कुव्वतें मेरे आगे पीछे फैल गई। किलकते में तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया। हालांकि वालिद साहिब को इन तमाम बातों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो मुझे सिर्फ एक शिकारी बनाना चाहते थे। दौलत, जायदाद, जमीनें इतनी थी कि अब भी अगर मैं हिंदुस्तान पहुंच जाता तो जाहिर है मेरी हर चीज मुझे वापस मिल जाती। मैं आलिशान हुक्मरान की हैसियत से वक्त गुजार सकता था, लेकिन क्या किया जाता। इन पुरअसरार कुव्वतों का वो लोग मुझे मेहतरबुत बनाना चाहते थे। पता नहीं ये कमबख्त क्या बला थी, मैं तो समझ ना सका। जो तजुर्बात मुझ पे बीत चुके थे, जिस तरह मुझे बुत पगोटू में जाना पड़ा, गाशे बरम की पहाड़ियों में, अजीबो गरीब खानकाहों में जो पुरअसरार लम्हात मुझ पे भी थे, फिर वो पोच पुत्र जो मुस्तकबिल का हाल मुझे बताता। वो लोग तो मुझे एक देवता, एक उतार का मुकाम देना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी फितरत को क्या करता। जिस माहौल में जन्म लिया, इस माहौल को तो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। चुनाचे बनाने वाले जो कुछ बनाना चाहते थे वो मैं नहीं बन सका और अब तक भटक रहा था। फिर इतने सारे किरदार जैसे किलाडिया, या फिर जिस तरह मैं सिकंदरिया से मुसीबतों में गिरफ्तार होकर यहाँ पहुंचा, उसके बाद रानी सुरीता का मिलना, इसे एक अलग कहानी, और फिर जगह जगह कलाडिया। मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह वरदान सधानी मेरा पीछा करता रहा, उसी तरह कलाडिया भी मुझसे दूर नहीं हुई। हालांकि इस दौरान बेशुमार किरदार आए। आगाज इबलीस फेवरी से हुआ था, मगर अंजाम अभी नहीं हुआ। अमीना, उसके बाद राजश्री, मेरे दिल से करीब जो किरदार थे उनमें अमीना सरे फहरिस्त थी। सही मानों में उसके लिए मेरे दिल में तड़प थी, लेकिन अब उसका वजूद बाकी नहीं रहा। ये तमाम चीजें, ये तमाम किरदार मेरी जात पर मुसल्लित थे।
मुझे ये एहसास हुआ कि कलाडिया जरूरत से ज्यादा मेरे पास है, और सबसे अहम बात ये कि ये सारे के सारे मुझे औरत के कुर्ब से रोकना चाहते थे और मेरे दिलो दिमाग की सफाई के ख्वाहिशमंद थे। कभी कभी तो इन तमाम सोचों पे हंसी आती, अरे बाबा, मैं जिस बाप की औलाद हूँ वो इस तरह का इंसान था। कहाँ कहाँ तुम लोग मेरी देखभाल करोगे, कहाँ कहाँ तुम लोग मुझे बचाते और संभालते फिरोगे। मैं तो लम्हों में बिगड़ने वाला आदमी हूँ। सनाम क्लाडिया, आपने रुपालिया बन के आई या आसमानी महलूक, मैं तो ये कहता हूँ कि इन तिलों में तेल ही नहीं, नतीजे का इंतजार मेरे बाप ने नहीं किया, मेरे लिए भी मुश्किल है। राजचरी बेचारी तो वैसे ही काबिल हमदर्दी है, उसे तबाह बर्बाद करना बेशक एक गलत अमल होगा, लेकिन इसके अलावा मोहतरमा कलाडिया बचकर रहे, कहीं रुपालिया के हैसियत से आपका धोखा ना खा जाए। अब तो आपसे मेरी मंगनी होने वाली है, बेहतर है कि खुद अपने आप को संभालें, कहीं मैं आपकी तरफ रागिब ना हो जाऊं। मैं आपसे कसम खा के कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने ये बात दिल में सोची, सिर्फ मजाक उड़ा के, लेकिन मैंने देखा कि कलाडिया के चेहरे पे मुस्कुराहट नाम की कोई चीज ना थी, बल्कि उसकी जगह एक नाखुशगवार सा एहसास था। मैंने आपको अपनी फितरत बताई मैडम, नाराज हूँ या कुछ भी करे, बात मैंने बिल्कुल सच कही। कुछ भी हो सकता है, मुझसे बच के रहे। मेरे वजूद में एक और है जिसने आज तक मेरे इक़दामात के सिलसिले में फैसले किए। हो सकता है किसी वक्त उसका फैसला आपके बारे में हो जाए। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन अब ये फैसला क्या है? मैंने ये खेल भी हो, मैं इसमें भरपूर हिस्सा लूंगा और सुरीता देवी के साथ मिलकर हिंदुस्तान दाखिल होगा। आज तक जिन चीजों के बारे में खौफ करता रहा वो भी मकसद है। जनाब प्रधान सदानी, सेवक संदोती, मैडम कलादिया और जो कोई भी मेरा हमदर्द है, आप लोग ये गौर कर लीजिए, जाना है मुझे हिंदुस्तान। न सिर्फ हिंदुस्तान जाऊंगा बल्कि सीतागढ़ी भी जाऊंगा, अपनी जन्मभूमि। और उसके बाद मेरी आंखें हाबू में डूब गई। बचपन के वो सुहाने मंजिर, खमदान जमशेदी साहब के साथ सैरो सयाहत, शिकार की वो तमाम बातें मुझे याद आने लगी और मैं काबू में डूब गया।